गाइस एक और कॉन्सेप्ट था जो मुझे डिस्कस करना था, वो है फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट, कि किसी भी लूप की मदद से हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो फैक्टर बेसिकली होता क्या है, जैसे नंबर है कोई भी, मैं आपको सपोज नंबर ले लेता हूँ मैं 8, कोई भी नंबर मैंने लिया 8, तो हम इसका फैक्टर्स जब निकालते हैं तो हम ऐसे करते हैं। देखिए बेसिक जो फैक्टर निकालने का तरीका है 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, तो ये इस तरह से करें। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, जो अलग अलग पावर्स आई हैं, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, ये इसके इस तरह से लिख सकता हूँ। तो इसका 2 एक फैक्टर है, 4 भी इसका एक फैक्टर आया है, 2 भी इसका एक फैक्टर आया है, 1 भी एक फैक्टर है, और ये खुद भी अपना ही एक फैक्टर है। तो ये जो इस लाइन में जो नंबर्स होते हैं वो उसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। 8 उसका फैक्टर है, 4 उसका फैक्टर है, 2 और 1। 10 के आप देखें 10, 2 5 = 10, 5 1 = 5। तो जितने भी यूनिक नंबर्स हैं यहाँ पे लिखे हुए 10, 5, 1, 2, ये सारे उसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। अगर मैं 7 देखूं तो 7 प्राइम नंबर है, 7 और 1, तो इसमें 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 7 और 1। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से या 1 से डिवाइड होता है, तो 7 और 1। तो ये बेसिक हो गया फैक्टर्स का। तो अब फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है, किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना है तो कैसे करेंगे। तो फैक्टर निकालना है किसी नंबर का, तो वो भी हम लूप की मदद से करते हैं। तो फैक्टर जनरली आप देखिए वो नंबर खुद से और उससे छोटा होता है, खुद से छोटा नंबर होता है। जैसे 8 से छोटा होगा उसका जो भी फैक्टर होगा, या तो 8 खुद होगा, बाकी जो होंगे वो उससे छोटे होंगे, या 10 खुद होगा, बाकी जो होंगे वो उससे छोटे होंगे। ऑब्वियसली हर बार ये रूल फॉलो होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल तरीका है, मैं फैक्टर निकालने के लिए i = 1 से लेके उस नंबर n तक का लूप चलाता हूँ एक, जो कि एक एक करके बढ़ेगा। पहले ये लूप 1 होगा, फिर 2 होगा, क्योंकि एक y++ मैंने लिखा है, ++ मतलब यूनरी इंक्रीमेंट। तो पहले i1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, कहाँ तक जाएगा, n तक। जो भी आप नंबर डालेंगे, अगर 12 डालेंगे तो 12 तक, 20 डालेंगे तो 20 तक। तो मतलब 1 से लेके 20 तक ये लूप चलता रहेगा। i की वैल्यू 1 से लेके 20 तक होगी अगर हम n 20 डालें। तो ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमने देखा कि फैक्टर वो नंबर के बराबर, ये <= फिर मैंने मैथ्स वाला लगा दिया, इस तरह का लगेगा <= तो या n के बराबर होगा या n से छोटा होगा। तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल लिया i, जो उससे छोटे सारे नंबर और उस तक चलेगा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इफ n mod i = 0, बस। अब मैंने ये क्या किया है, सबसे पहले i की वैल्यू हो गई 1, तो 1 चेक करेगा। सपोज मैंने n डाला था 6, ठीक है, n = 6। तो n की जगह क्या है यहाँ पे, इमेजिन कीजिए 6 है। तो i की वैल्यू पहले क्या हुई, यहाँ i है, n तो मेरा 6 है, तो n मेरा हर जगह 6 रहेगा, ठीक है। यहाँ मैं आउटपुट लिख देता हूँ। तो i की वैल्यू सबसे पहले हुई 1, वो चेक करेगा। फिर फॉर लूप हमको पता है कैसे काम करता है, 1 <= n, यस 1 <= 6, क्योंकि 6 है, तो ये ट्रू हो गया, ये अंदर आया। फिर वो चेक करेगा क्या n mod i मतलब n क्या है 6, mod i कितना है 1, 6 mod 1 क्या 0 है, mod मतलब रिमाइंडर। जब मैं 6 को n को जब मैं i से 6 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। 1 को आप किसी से भी डिवाइड करें तो वो हमेशा 0 ही रिमाइंडर देगा। 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, 1 2 = 2, 1 3 = 3, 1 4 = 4, 1 5 = 5, तो 6 भी आएगा, 1 6 = 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो हाँ, ये कंडीशन ट्रू हुई। तो इस इफ के अंदर क्या लिखा है, SOPI। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने ब्रेसेस नहीं लगाए। जब भी ब्रेसेस ना लगे लूप में या इफ में या किसी में, तो उसके जस्ट बाद वाली एक स्टेटमेंट उसकी बॉडी होती है। इसके बाद अगर मैं कोई और स्टेटमेंट भी लिख दूं वो उस इफ में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ब्रेसेस नहीं लगाए। जब ब्रेसेस नहीं होते तो जावा मानता है कि इस इफ में खाली उसके अगली वाली स्टेटमेंट है, तो इस इफ में खाली SOP आएगा, इसके बाद मैं जो भी लिखूंगा वो इफ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब n mod i मेरा 0 था, 6 mod 1 0 है, तो SOP i
तो आई प्रिंट हो गया मतलब 1, तो 1 ऑब्वियसली उसका एक फैक्टर होगा, हर नंबर का 1 फैक्टर होगा, इसलिए 1 प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट आई हो गया 2, आई प्लस प्लस आई हो गया 2, फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 6 है, हाँ तो वो अंदर आएगा। फिर वो चेक करेगा n मॉड आई, n कितना था 6, आई कितना हो गया था 2, क्या 6 मॉड 2, मतलब 6 को जब 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आता है, इसमें भी रिमाइंडर 0 ही आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। तो ये कंडीशन फिर से क्या हो गई, ट्रू हो गई। फिर मैं अंदर आ गया SOP आई, तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा, 1 तो प्रिंट हुआ ही था, 2 उसके बाद प्रिंट हो जाएगा। तो मेरे फैक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं बेसिकली, 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 भी उसका फैक्टर निकला क्योंकि 2 ने उसको डिवाइड कर दिया। फैक्टर यही तो होते हैं, जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर दें वो उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे 8 का फैक्टर 2, 4, 1, ये सब 8 के फैक्टर्स हैं, और 8 खुद भी खुद को डिवाइड करता है, 8 1 जा 8। तो वही मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कौन कौन से नंबर आई n को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने मॉड्यूलस का यूज़ किया है। पूरा पूरा डिवाइड करने का कंडीशन यही होती है कि रिमाइंडर ना बचे। तो n मॉड आई डबल इक्वल टू 0, यहाँ मैं इक्वल टू क्यों नहीं लगा रहा हूँ, डबल इक्वल टू क्यों लगाया है, किसी किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा हो सकता है। तो इसके लिए आपको मेरा ऑपरेटर्स वाला क्लास देखना पड़ेगा। टॉप राइट कॉर्नर में आई का बटन आ रहा होगा, उसमें ऑपरेटर्स पे मैंने क्लास बनाई है कि इक्वल टू डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, तो वो आप जाके देखिए ये देखने से पहले। तो अब आई की वैल्यू 1 2 प्रिंट हो गई क्योंकि यहाँ SOP था तो वो एक ही लाइन में प्रिंट होगा, 1 फिर 2। अब आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो गई 3, फिर वो चेक करेगा आई की वैल्यू 3 हुई, 3 लेस देन इक्वल टू n, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 6 है, हाँ वो अंदर आ जाएगा। फिर इफ़ n मॉड आई मतलब 6 मॉड 3, आई अब 3 हो चुका है ना, n तो 6 ही है, ये डबल इक्वल टू 0, हाँ तो ये अभी भी 0 है, 3 के टेबल में 6 आता है। तो फिर आई को प्रिंट कर दो, आई मतलब 3 भी प्रिंट हो गया, 1 2 3, देखो सारे फैक्टर्स आते जा रहे हैं हमारे 6 के। फिर आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो गई 4, अब वो चेक करेगा क्या 6 मॉड 4, आई की वैल्यू 4 हो गई, फिर 4 लेस देन इक्वल टू 6 ऑब्वियसली वो लूप के अंदर आएगा। फिर वो चेक करेगा क्या 6 मॉड 4 n मॉड आई, क्या डबल इक्वल टू 0 है, नहीं, जब 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा जाएगा ही नहीं, 4 1 जा 4 होगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इसमें तो रिमाइंडर मेरा 2 आ रहा है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो वो प्रिंट नहीं हुआ। देखिए 4 ये इफ़ के अंदर आया ही नहीं, इफ़ के अंदर ये लाइन है आया नहीं, फिर इफ़ खत्म हो गया और फिर ये फॉर लूप दोबारा चलेगा। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो गई 5, 5 लेस देन इक्वल टू 6, यस अंदर आया। n मॉड आई मतलब 6 मॉड 5, क्या 0 होता है, नहीं, 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो ये फिर नहीं चलेगा SOP। फिर आई की वैल्यू आई प्लस प्लस क्या हो जाएगी 6। अब वो चेक करेगा 6 लेस देन इक्वल टू 6, हाँ मतलब क्योंकि 6 इक्वल टू 6 होता है, यहाँ इक्वल टू का हमने कंडीशन लगाया है तो वो अंदर आएगा। फिर वो चेक करेगा इस 6 मॉड 6 डबल इक्वल टू 0, हाँ 6 1 जा 6 होता है और उसमें रिमाइंडर 0 बचता है, तो ये ट्रू हो गया और 6 भी फिर प्रिंट हो जाएगा। तो 1 2 3 6 ये सारे फैक्टर्स हमारे प्रिंट हो गए। इसमें मैं क्या चाहूँगा कि मैं बीच में स्पेस दे दूँ, हो सकता है कहीं कोई कंफ्यूज हो जाए कि 1 2 3 6 1236 कैसे फैक्टर आ गया इसका, ये तो इसलिए मैं बीच में स्पेस दे दूंगा तो बेटर होगा। SOP के बाद यहाँ पे स्पेस लिख देता हूँ मैं, SOP प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होने के बाद स्पेस, 2 प्रिंट होने के बाद स्पेस, तो ऐसे 1 2 3 6 ऐसे आपके फैक्टर्स हो जाएंगे डिस्प्ले। अगर बड़ा नंबर भी होता 12 होता मान लीजिए तो 12 भी प्रिंट होता, फिर 1 2 3 6 फिर उसका अगला फैक्टर क्या होता 12, तो वो भी स्पेस के बाद प्रिंट होता। तो इस तरह से 4 भी आता 12 में, 1 2 3 4 6 12। तो इस तरह से ये बेसिक प्रोग्राम हो गया फैक्टर्स लिखने का। मैं हर प्रोग्राम का देखिए आपको ड्राई रन करके ज़रूर बताता हूँ कि एक एक करके, ये आपको बोरिंग लगे बट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका लॉजिक डेवलप होगा कि भाई प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। मैंने ये लेस देन इक्वल टू n क्यों रखा, ये सब अगर मैथमेटिकल टर्म्स में इसको कन्वर्ट करके देखें तो इसका सब चीज़ का लॉजिकल मीनिंग है। लेस देन इक्वल टू क्यों लगाया मैंने, क्योंकि वो नंबर खुद का फैक्टर भी हो सकता है, 6 का फैक्टर है, 6 1 जा 6 होता है, इसलिए यहाँ मैंने इक्वल टू लगाया है। ये 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि 1 से मैं फैक्टर चेक करूँगा, 1 फिर 2 फिर 3 और कहाँ तक चेक करूँगा n तक। और एक एक आई प्लस प्लस 1 से क्यों बढ़ाया, क्योंकि एक एक करके बढ़ेगा नंबर, ताकि सारे नंबर 1 से लेके उस n तक चेक हो जाएं 1 2 3 कि वो फैक्टर है। फैक्टर चेक करने के लिए फिर n मॉड आई डबल इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि फैक्टर वो होता है जो नंबर
n को पूरी तरह डिवाइड कर दे, मतलब उसमें रिमाइंडर बचे ही ना, तो इसलिए ये कंडीशन है। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ लॉजिकल मीनिंग है। ये मीनिंग आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये ड्राई रन करना सीखना पड़ेगा। अभी इसमें एक बेसिक ये था कि ये तो हमने फैक्टर्स निकालना देख लिया। अब क्वेश्चन इसमें बहुत तरह का बन सकता है। जैसे वो बोल देगा कि कोई भी नंबर हो उसमें उसका सम ऑफ फैक्टर्स निकालो, या वो बोल देगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालो, या वो बोल देगा सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालो खाली, या वो बोल देगा सम ऑफ इवन फैक्टर या प्रोडक्ट ऑफ इवन फैक्टर या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टर। तो ये इससे ज़्यादा डरना वरना नहीं है, ये बहुत बेसिक है। इसमें आपका ये सब तो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे फैक्टर्स निकल रहे हैं। तो हमको कहाँ पे पता लग रहा है कि ये नंबर उसका फैक्टर है कि नहीं? कोई ध्यान से सोचे तो यहाँ पे अगर ये इफ़ कंडीशन चल गई, ये इफ़ कंडीशन तभी चलेगी जब वो नंबर रिमाइंडर 0 देगा, आई वैल्यू 0 देगा। तो ये इफ़ कंडीशन कब चल रही है? जब वो वैल्यू ऑफ आई n का फैक्टर है, तभी तो ये इफ़ कंडीशन चल रही है। देखिए यहाँ हमारा प्रिंट हुए है, ये तभी तो प्रिंट हुए जब ये इफ़ कंडीशन चल गई। तो ये जो हमारा इफ़ कंडीशन के अंदर जैसे ही हम आ रहे हैं, मतलब वो वाला आई उसका फैक्टर होगा ऑब्वियसली। मुझे सम ऑफ फैक्टर्स प्रिंट करना था, तो मेरे को ये पता है कि मैं इस लूप के अंदर तभी आता हूँ, इफ़ कंडीशन के अंदर सॉरी तभी आता हूँ जब मेरा n मॉड i डबल इक्वल टू 0 हो। मतलब जब भी कोई वैल्यू ऑफ i 1 से लेके n के बीच की कोई भी वैल्यू ऑफ i जब n को पूरी तरह डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 छोड़े, तभी मैं इसके अंदर आऊँगा। मतलब जैसे ही मैं इसके अंदर आऊँगा तो वो वाला i जिसके लिए कंडीशन ट्रू होगी वो उसका ऑब्वियसली फैक्टर होगा। समझ गए ना? जैसे 1 के लिए पिछली बार 1 उसका फैक्टर था, तभी तो वो एसओ प्रिंट हुआ, तो 1 ऑब्वियसली उसका फैक्टर रहा होगा, तभी एसओपी कमांड चली। 2 भी फैक्टर रहा होगा, तभी एसओपी कमांड चली। तो बेसिकली मैं इफ़ के अंदर तभी आता हूँ जब वो वाला आई उसका फैक्टर हो। तो अब जैसे ही मैं इफ़ के अंदर आऊँगा तो मैं सम ऑफ फैक्टर्स कर दूंगा, प्रिंट करने की जगह मैं सम कर दूंगा। तो सम करने के लिए क्या करना पड़ता है? सम प्लस इक्वल टू आई, खत्म। ये सम प्लस इक्वल टू आई, इससे पहले यहाँ पे मैं ले लूँगा इन सम इक्वल टू 0। सम निकालने का तरीका तो हमको पता ही है, सम को 0 लो और सम प्लस इक्वल टू आई। ये सम प्लस इक्वल टू आई को मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो होपफुली इसको मेरे को डिटेल में एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा। ये तो हमने लूप में अलग अलग तरह का सम करना देखा ही था पहले फॉर लूप की वीडियोज़ में। तो ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई तो वो मेरा सम कर देगा उन सारे फैक्टर्स का। मतलब इसमें 1 2 3 6 प्रिंट होने की जगह सपोज n मैंने 6 लिया होता तो 1 + 2 + 3 + 6 हो जाता। 1 + 2 + 3 + 6 हो जाएगा खाली ये कंडीशन लिखने से। अब वो बोल रहा है प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूँगा, इस इफ़ के अंदर मैं लिख दूँगा प्रोडक्ट इंटू इक्वल टू आई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू आई। सपोज मैंने प्रोडक्ट ही वेरिएबल ले लिया या PROD जो भी आप समझ गए होंगे। तो प्रोडक्ट इंटू इक्वल टू आई, तो इससे मेरा क्या कैलकुलेट होगा? फैक्टर्स का प्रोडक्ट 1 × 2 × 3 × 6। सपोज मैंने 6 ही n डाला था तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो हमने अभी देख लिया कि सम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल है, एक स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, प्रिंट की जगह सम वाला आ जाएगा, सम की जगह प्रोडक्ट वाला आ जाएगा। वो सब हम देख चुके हैं। सम को हम 0 लेते हैं, प्रोडक्ट को हमको 1 लेना पड़ेगा। इन प्रोडक्ट इक्वल टू 1 लूप से पहले, वो चलने से पहले। तो ये हमने देख लिया। अब सपोज सम ऑफ ऑड फैक्टर्स मुझे करना था, तो अब सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट सम नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ में डायरेक्ट सम निकालूंगा तो सारे फैक्टर्स का सम निकलेगा। इफ़ के अंदर मैं तभी आता हूँ जब वो आई उसका फैक्टर हो। ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट सम करूँगा तो सारे फैक्टर्स का, बट मुझे खाली ऑड फैक्टर्स का करना है। तो इवन ऑड सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा क्या वो फैक्टर इवन है या ऑड है। तो उसके लिए मुझे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। उसमें सबसे पहले मैं क्या सोचता हूँ, मेरे को सोचना है कि कैसे पता लगेगा कि कोई भी फैक्टर ऑड है। फैक्टर क्या होगा? एक नंबर होता है ऑब्वियसली। तो कैसे पता लगेगा कि कोई भी नंबर ऑड है? उसके लिए एक और इफ़ कंडीशन लगेगी। वो क्या होती है? इफ़ अगर मेरे को कोई भी नंबर निकालना है, a mod 2 = = 1, तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि वो फैक्टर ऑड है। क्योंकि
वो फैक्टर ऑड मतलब ऑड नंबर तभी होगा जब वो 2 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर दे। सारे ऑड नंबर का यही डेफिनेशन होता है कि जब भी उसको 2 से डिवाइड करते हैं वो 1 रिमाइंडर देता है। वो इवन नंबर होता अगर, तो इफ़ a mod 2 इज डबल इक्वल टू 0, तो ये इवन नंबर चेक करने के लिए है, ये ऑड नंबर चेक करने के लिए है कि अगर a को दो, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें वो रिमाइंडर 1 दे तो वो ऑड होगा ऑब्वियसली, और अगर उसको 2 से डिवाइड करें वो 0 रिमाइंडर दें तो वो इवन होगा ऑब्वियसली। जैसे अगर मैं 5 लूँ, 5 नंबर लिया तो 5 mod 2, 5 को 2 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आता है, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो देखिए ये ऑड नंबर है, तो ये ऑड और इवन नंबर चेक करने का तरीका है। तो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा क्या फैक्टर ऑड है, तो यही वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा। अब ये कंडीशन लगेगा किस पे, फैक्टर क्या होता है, वो वाली वैल्यू ऑफ आई होती है जो n को पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो फैक्टर मेरे को क्या क्या देता है, आई देता है, तभी तो हम आई का सम निकालते हैं, तभी तो हम आई का प्रोडक्ट निकालते हैं, तभी तो हम आई को प्रिंट कर देते हैं अगर हमको फैक्टर प्रिंट करने हो तो अब मेरे को आई चेक करना पड़ेगा, क्या आई जो उसका फैक्टर आया है, तभी मैं इस इफ के अंदर आया हूँ, जो उसका फैक्टर आया है क्या आई mod 2 डबल इक्वल टू 1 है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मतलब आई mod 2 डबल इक्वल टू 1 मतलब वो ऑड होगा ऑब्वियसली, मतलब आई ऑड होगा, वो जो फैक्टर आया है वो ऑड होगा, तो मैं उसका सम कर दूंगा, सम प्लस इक्वल टू आई। अब मेरा इसमें इफ़ के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट लगा दी मैंने, ये इसमें ये हर फैक्टर के, अब मैं इसका ड्राई रन करूँ, जैसे आई ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ, 2 कंडीशन लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो, n mod i और i mod 2 और यहाँ पे सम, सॉरी ये सम वाला थोड़ा सा वो हो गया, तो मैंने 4 चीज़ें लिखी हैं, i n mod 2 और यहाँ n mod i mod 2 और सम, n mod i वाली कंडीशन, i mod 2 वाली कंडीशन और फिर सम की वैल्यू। तो सबसे पहले ये आएगा, सपोज उसने डाला n, उसने डाला n डाला 6 ही डाला, जो पहले डाला था 6 डाला, तो n तो हमारा 6 ही है, n हमारा हर जगह 6 है, 6 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, n 6। अब i की सबसे पहली वैल्यू हुई 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 6 है, हाँ 1 लेस देन इक्वल टू 6 है, तो वो लूप के अंदर आया। फिर उसने चेक करा क्या n mod i डबल इक्वल टू 0 है, मतलब जब n कितना है 6, क्या 6 mod i की वैल्यू कितनी है 1 डबल इक्वल टू 0 है, हाँ 1 6 को डिवाइड करता है, तो मतलब ये उसका फैक्टर है। ये n mod i कंडीशन क्या है, ट्रू है, 6 mod 1 आएगा यहाँ पे, तो ये ट्रू है, तो वो इसके अंदर आ गया, मतलब ये जो i की वैल्यू है ये पक्का 6 का एक फैक्टर है, तभी हम इस इफ के अंदर आए हैं। तब वो चेक करेगा क्या ये जो फैक्टर निकल के आया है 1, क्या ये ऑड है या इवन है। फिर वो चेक करेगा क्या i mod 2 मतलब 1 mod 2 क्या डबल इक्वल टू 1 है, हाँ क्योंकि 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, 2 0 0 होता है और 1 रिमाइंडर बचता है, तो ये ट्रू होएगा कंडीशन, 2 0 0 और रिमाइंडर 1, तो 1 उसका क्या है, एक ऑड मल्टीपल है। तो सम प्लस इक्वल टू आई, सम प्लस इक्वल टू आई, सम इक्वल टू सम प्लस आई भी बोल सकते हैं इसको, सम इक्वल टू सम प्लस आई, तब इधर सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम की वैल्यू क्या ली थी हमने 0 और आई की वैल्यू क्या है 1, 0 प्लस 1 सब में सेव हो गया, मतलब 1 सेव हो गया सम में। तो बेसिकली एक ऑड मल्टीपल का सम तो उसमें हो गया 1 का। अब नेक्स्ट आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई जाएगा यहाँ पे आई प्लस प्लस, ये खत्म हो गया ना, इफ़ खत्म हो गया, ये सारी कंडीशन खत्म हो गई, तो वो जाएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 2। फिर वो चेक करेगा क्या, फिर पहले लूप चेक होगा क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू n, क्या 2n मतलब 6 से छोटा या उसके बराबर है। फिर से कंडीशन, सॉरी यहाँ तो मैंने ये लिखी नहीं है ये वाली, ये हम ऐसे डिस्कस कर देते हैं, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 6 है, हाँ तो वो लूप के अंदर आ गया। फिर वो चेक करेगा क्या n mod i डबल इक्वल टू 0 है, क्या 6 mod 2 डबल इक्वल टू 0 है, हाँ ये कंडीशन मेरी अभी भी ट्रू है, सॉरी ये कंडीशन मेरी ट्रू है क्योंकि 6 2 के टेबल में आता है, तो ये इवन नंबर है इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और
क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, 6 इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आएगा ही, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो n mod i ट्रू है, 6 mod 2 मेरा ट्रू है, तो ये लूप के अंदर आ जाएगा। मतलब 2 भी इसका एक, ये ट्रू ही मतलब 2 भी इसका एक फैक्टर है, बट क्या वो ऑड फैक्टर है? तो अब वो चेक होगा, क्या i mod 2 डबल इक्वल टू 1 है? i mod 2 मतलब 2 mod 2 क्या डबल इक्वल टू 1 है? नहीं, 2 mod 2 डबल इक्वल टू 1 नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है, 2 1 2, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 mod 2 कितना आ रहा है? 2 mod 2 तो 0 आ रहा है, तो 2 mod 2 ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो वो इस इफ कंडीशन के अंदर आएगा ही नहीं। इस इफ के अंदर लिखा है ना मैंने सम, क्योंकि ये है ऑड मल्टीपल ऑड फैक्टर होने की कंडीशन। सम तभी होना चाहिए जब वो ऑड हो, तो ये 2 फैक्टर तो था क्योंकि n mod i डबल इक्वल टू 0 है, बट वो ऑड फैक्टर नहीं था, इसलिए सम नहीं हुआ। वो सम कंडीशन के अंदर आएगा नहीं, सम के अंदर मेरा अभी तक 1 ही रहेगा। तो ये इफ चला नहीं तो ये लूप खत्म हो गया, इसके बाद कुछ है ही नहीं। फिर i प्लस प्लस आई हो गया 3, फिर वो चेक करेगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू 6 है, लूप के अंदर आने से पहले, हाँ लूप में आ गया। फिर n mod i चेक होगा, 6 mod 3 क्या ये ट्रू है? क्या ये डबल इक्वल टू 0 है? 6 mod 3 डबल इक्वल टू 0 होता है, हाँ ट्रू, क्योंकि 6 3 के टेबल में आता है, 3 2 जा तो रिमाइंडर 0 बचेगा ऑब्वियसली। तो ये ऑब्वियसली इसका एक फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। अब वो चेक करेगा क्या 3 ऑड फैक्टर है, उसके लिए वो चेक करेगा 3 mod 2 i mod 2, 3 mod 2 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये क्या हो गई कंडीशन? ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब वो सम करेगा उसको, क्योंकि 3 हमारा ऑड फैक्टर निकल के आया, तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम की वैल्यू क्या थी? 1, सम प्लस आई की नई वैल्यू जिसके लिए कंडीशन ये चली है क्या है? 3, तो 1 प्लस 3 हो गया, मतलब 4 सेव हो गया। अब ये सम प्लस आई हुआ, फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 4। अब आप देखिए 4 लेस देन इक्वल टू n, क्या 4 6 से छोटा या इक्वल है? हाँ, तो ये लूप के अंदर आ गया। फिर वो चेक करेगा n mod i, तो 6 mod 4, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं, इसमें तो रिमाइंडर मेरा वो आ रहा है, 2 आ रहा है। 6 mod 4 में रिमाइंडर 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2, तो ये तो 4 तो हमारा फैक्टर ही नहीं है, तो ये यहीं पे फॉल्स हो गया, n mod i पे ही फॉल्स हो गया। तो ये पूरी इफ कंडीशन ही नहीं चलेगी, ये ख़त्म। फिर i प्लस प्लस, आई हो गया 5, फिर क्या 5 लेस देन इक्वल टू 6 है? क्या 5 लेस देन इक्वल टू n है? हाँ, फिर अंदर आ गया क्या n mod i मतलब 6 mod 5 डबल इक्वल टू 0 है? नहीं, 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बचता है? 1 बचता है, तो ये भी फॉल्स हो गया, मतलब ये भी फैक्टर नहीं है। ये कंडीशन नहीं चलती तो मतलब फैक्टर ही नहीं है, तो ये चली ही नहीं, खत्म। फिर i प्लस प्लस आई की वैल्यू हो गई 6, फिर क्या 6 लेस देन इक्वल टू 6 है? हाँ ट्रू, तो ये लूप के अंदर आ गया। फिर वो चेक करेगा क्या 6 mod 6 डबल इक्वल टू 0 है? क्या 6 को जब 6 से डिवाइड करें 0 रिमाइंडर आता है? हाँ, 6 1 जा 6 होता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो ये ट्रू हो गया। मतलब ये फैक्टर निकल गया हमारा, 6 फैक्टर तो है एटलीस्ट। जैसे हम इसके अंदर आए, अब वो चेक करेगा क्या वो ऑड फैक्टर है? क्या 6 mod 2 i mod 2 1 आता है? नहीं, 6 mod 2 तो 0 आता है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, कोई रिमाइंडर ही नहीं बचता, तो ये इफ वाली कंडीशन चलेगी नहीं। मतलब 6 फैक्टर तो है बट ऑड फैक्टर नहीं है, तो 6 mod 2 वाली कंडीशन हो गई फॉल्स, है ना। तो ये लूप खत्म हो गया। फिर ये i प्लस प्लस होगा, i हो जाएगा 7, i 7 हो जाएगा। क्या 7 लेस देन इक्वल टू 7 है? नहीं, फॉल्स, तो वो लूप खत्म। तो बेसिकली देखिए आप, मेरे ऑड फैक्टर्स 1 और 3 का सम निकल चुका है। अब वो प्रोडक्ट ऑफ ऑड फैक्टर्स भी बोल सकता है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट इनटू इक्वल टू 1 i कर दूंगा, तो प्रोडक्ट निकल जाएगा। वो बोल सकता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड फैक्टर निकालो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड फैक्टर्स, मतलब जो ऑड फैक्टर है उनके स्क्वायर्स का सम। तो सम प्लस इक्वल टू आई इंटू आई कर दूंगा मैं, मतलब उनका स्क्वायर कर दिया ना मैंने, उसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया और उनको सम करता रहूँगा मैं, तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑड फैक्टर्स हो जाएगा। इवन भी हो सकता है, इवन में बस मैं i mod 2 डबल इक्वल टू 0 कर दूंगा, ये कंडीशन में इवन वाली लिख दूंगा। अगर वो mod 2 डबल इक्वल टू 0 है मतलब वो एक इवन फैक्टर होगा पक्का। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। गाइस, ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और अगर ऐसे ही और वीडियोस आपको देखने हैं तो इधर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, वो दबाइए, और उसमें बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपका कोई अच्छा क्वेश्चन हम आगे की वीडियोज़ में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।